पीजीटी इकोनॉमिक्स की इक्विलिब्रियम की आज जो है हम टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं। परसेप्शन ऑफ इक्विलिब्रियम टॉपिक है। तो इसमें देखिए हमारे पास जो है जो क्वेश्चन आता है दैट इज सामान्य आर्थिक संतुलन निम्नलिखित में से किस समस्या से संबंधित है। अस्तित्व की समस्या, नैतिक रूप से खतरनाक समस्या, स्थिरता, एकलता की समस्या। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो नैतिक रूप से खतरनाक समस्या, बिकॉज इसमें संतुलन की समस्या का जब हम अध्ययन करते हैं तो 3 तरह के कॉन्सेप्ट इसमें स्टडी किए जाते हैं, एक अस्तित्व, स्थिरता और एकलता। लेकिन जो मॉरल हैजार्ड है वो नहीं आता है, इसलिए ये एक समस्या से संबंधित नहीं है। दूसरा आता है इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन वेयर। इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन है जहाँ पर एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, एक उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करता है, एक फर्म अधिकतम उत्पादन प्राप्त करती है। तो सभी जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले रहे होते हैं। तो उत्पादक जब मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहा है तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के पॉइंट पर है। उसके बाद जो है इनमें से कौन सा संतुलन का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें जो है प्रोबेबल, स्थिर, अस्थिर, तटस्थ। तो संतुलन की टाइप्स में ना इसके 3 टाइप्स हैं, एक आता है स्थिर, एक आता है अस्थिर और एक आता है तटस्थ। इसमें जो है वो प्रोबेबल नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल एंड इनडिटर्मिनेट अंडर। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है देखो इनमें तो चैम्बरलिन के अल्पाधिकार मॉडल में भी दिया है, ठीक है, बर्टेंट के भी, पैरेटो के मॉडल में भी है। लेकिन एड्सवर्थ के मॉडल में क्या था कि जो प्रतिद्वंदी है वो आपस में कीमत को इस तरह से कम करते हैं, एक इतना करता है तो दूसरा उससे थोड़ा सा कम लाएंगे, कभी वो बैलेंस्ड प्राइस जो है वो नहीं स्थापित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा दैट इज़ 56 में है, अर्थशास्त्र में साम्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें जो है कि देखो मैंने पहले ही बोला है कि बैलेंस्ड, जब हम संतुलन की स्थिति की बात करते हैं तो संतुलन मतलब बराबर है दोनों चीज़ें, किसी में कोई गति नहीं है। तो ये जो है इसमें जो है बेसिकली हमारे एब्सेंस ऑफ मूवमेंट जो है वो नहीं होती है। और कथन जो सही होगा गति की दर में परिवर्तन, ठीक है, तो ये भी इसमें जो है वो नहीं आता है। इसका जो आंसर होगा दैट इज़ गति की दर में परिवर्तन की अनुपस्थिति आएगा। ठीक है, गति की दर में परिवर्तन की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ मूवमेंट, गति की अनुपस्थिति तो होती है, ठीक है, पर गति की दर में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये इसका जो है वो राइट आंसर आएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है 57 कि सप्लाई, डिमांड और प्राइस दिए हैं। तो नीचे जो हमारे पास मॉडल दिया होगा, ठीक है, तो इस मॉडल में जो है वो किस तरह का संतुलन पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंशिक। इसमें जो है वो आंशिक संतुलन पाया जाता है। जैसे ऑप्शन हो गया आपके पास आंशिक संतुलन, स्थैतिक संतुलन, आंशिक व स्थैतिक संतुलन। तो उस केस में आंशिक व स्थैतिक आएगा। ठीक है, कि दोनों संतुलन पाए जाते हैं। अगर आंशिक ही हो ऑप्शन में तो वो चूज़ करना है, अगर दोनों दिए हों तो दोनों चूज़ करने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि स्थिति संतुलन में साम्य। ठीक है, जो स्थिति संतुलन है, स्थिर संतुलन है, ठीक है, तो उसमें जो बैलेंस होता है वो बेसिकली अगर हम बात करें तो वो मूल संतुलन की ओर लौटता है। ठीक है, मूल संतुलन की तरफ लौटता है। इसमें जो है दूर नहीं जाता है, उसकी तरफ लौटता है, और लौट भी सकता है, नहीं भी लौट सकता है, ऐसा नहीं होता है, वो मूल संतुलन की तरफ ही लौटता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सामान्य संतुलन विश्लेषण निर्धारित करता है। सामान्य संतुलन विश्लेषण क्या निर्धारित करता है, तो बेसिकली सामान्य जो विश्लेषण संतुलन विश्लेषण है वो निर्धारित करता है सभी बाजारों में एक साथ मूल्य और मात्राओं और स्पष्ट रूप से प्रतिपुष्टि को दृष्टिगत करता है। अब देखो जो हमारे पास सामान्य संतुलन होता है उसमें जो है उसके कुछ जो है वो संतुलन में जो है कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा पर आधारित है ये सामान्य संतुलन, 2/2 एंड 2/2 मॉडल पर बेस्ड है। और इसमें जो है मूल्य और मात्राओं की स्पष्ट रूप से जो है वो फीडबैक को भी दृष्टिगत करता है। और संतुलन की अवस्था में अज्ञात चरों की संख्या तथा ज्ञात चरों की संख्या समान होती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो संतुलन होता है, जैसे कि ये प्राइस लेवल दिया हुआ है और यहाँ क्वांटिटी दी हुई है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है और ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है, तो यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली हमारा सभी बाज़ारों में एक साथ मूल्य और मात्राओं को और स्पष्ट रूप से फीडबैक को दृष्टिगत करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ये जो नीचे डायग्राम दिए गए हैं डी डी और सप्लाई कर्व, इनमें ई और एफ संतुलन बिंदुओं को दर्शाते हैं जो निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो इसके अगर हम सही आंसर की बात करें तो ई बिंदु डी जो है, डी पॉइंट इसका सही है, क्योंकि ई पर संतुलन अस्थाई और एफ पर स्थाई है। ठीक है, यहाँ एफ पर क्या है, अस्थाई है, और यहाँ पे स्थाई है। ठीक है, जैसे कि जो हमारे पास डिमांड कर्व और जो हमारे पास सप्लाई कर्व दिखाए गए हैं, इनकी अगर हम बात करें तो बिंदु ई और एफ जो है संतुलन दर्शाए गए हैं, लेकिन जो बिंदु ई पर संतुलन है वो कैसा है, अस्थायी संतुलन है, और एफ पर जो है वो स्थायी संतुलन है। ठीक है, उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य संतुलन विश्लेषण से संबंधित समस्या है। तो जो सामान्य संतुलन विश्लेषण होता है उसमें सभी कीमतों को परिवर्तनशील माना जाता है, और बाजार में एक जो है बैलेंस के साथ जो है निर्धारण होता है कीमतों का, जबकि हम महत्वपूर्ण बाजारों में बहुत अधिक अंशों और पारस्परिक संबंध तथा पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। अब इसमें जो है जैसे बेसिकली इसमें जो है अगर हम बात करें तो 62 इसमें जो आंसर आएगा वो डी आएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि संतुलन की जो समस्याएं होती है वो होती है अस्तित्व की समस्याएं होती है। ठीक है, और विशिष्ट समस्याएं होती हैं और स्थायित्व की समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है डी इसका जो है वो आंसर आएगा। ये इसका जो है डी आंसर आएगा। और इसमें जो है सामान्य संतुलन के एरो-डेब्रू मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है अगर हम बात करें तो इस बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन का आंसर जैसा दिया है कि वस्तुओं की पहचान वहाँ की जाती है जहाँ दिया जाना चाहिए, वस्तुओं की पहचान उसमें की जाती है जब उन्हें दिया जाना होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ ए, वस्तुओं की पहचान वहाँ की जाती है जहाँ दिया होना चाहिए, क्योंकि जो सामान्य जो इक्विलिब्रियम मॉडल है एरो-डेब्रू का, उसमें बताया जाता है कि वस्तुओं की पहचान वहाँ की जाती है जहाँ दिया जाना है। उसके बाद वॉलरा के सामान्य संतुलन मॉडल में किसका प्रयोग किया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें समीकरण प्रणाली, युगपत रेखीय प्रणाली, युगपत समीकरण प्रणाली, रेखीय समीकरण प्रणाली, तो इसमें बेसिकल जो है वो इसका आंसर जो आएगा दैट इज़ सी, युगपत समीकरण जो हमारी प्रणाली है वो इसका सही आंसर होगा। अब अगर मैं बात करूं तो जो लियोन वॉलरा थे, लियोन वॉलरा, ठीक है, पूरा नाम था इनका लियोन वॉलरा, उन्होंने जो है वो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने औपचारिक सामान्य संतुलन स्थापित करने के लिए नवशास्त्रीय सिद्धांत का समावेश किया था। वॉलरा ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि अनेक वस्तुओं के साथ, ठीक है, जो हमारी अनेक वस्तुएं होती हैं बेसिकली उनके साथ अर्थव्यवस्था में कैसे जो है वो संतुलन बिठाया जा सकता है, और उन्होंने इसके लिए एक जो है वो युगपत समीकरण प्रणाली विकसित की थी और इसका जो है एक मॉडल दिया था, जिस मॉडल को वॉलरा के सामान्य संतुलन मॉडल के नाम से जाना जाता है। सामान्य संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सभी आर्थिक इकाइयाँ अपने अपने वस्तुपरक कार्यों को अधिकतम करती है और साथ ही साथ कीमतें भी संतुलन में रहती है, सभी बाजारों में संतुलन रहता है। तो यह कथन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये कथन, क्योंकि इसमें जो है ऐसा ही होता है, सामान्य संतुलन में रहती है सभी कीमतें भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मकड़-चाल मॉडल के अनुसार स्थायी संतुलन की अवस्था किस स्थिति में प्राप्त होती है। तो इसमें जो है हमारे पास सिचुएशंस दी हुई हैं। ठीक है, तो सिचुएशंस में जो राइट आंसर होगा वो बी, जब मांग आधिक्य तथा मांग की लोच अधिक होती है। ठीक है, मांग आधिक्य, ठीक है, डिमांड सरप्लस, और मांग की लोच अधिक होती है सप्लाई की इलास्टिसिटी के कंपैरिजन में। मकड़-जाल ने 3 प्रकार की बातों का जो है उल्लेख किया था, दैट जो सतत मकड़-जाल स्थिति में कोई भी स्थायी संस्थिति प्राप्त नहीं करता है और वक्रों में लोच होती है, और एक बोला था कि कन्वर्जेंट जो कॉब बैब की स्थिति में, ठीक है, जिसको अभी बिंदुक मकड़-जाल बोलेंगे, कन्वर्जेंट कॉब बैब की स्थिति में जो इलास्टिसिटी या हमारी जो इलास्टिसिटी होती है डिमांड की वो कम होती है।
ठीक है। और मूल्य तथा वस्तु की मात्रा में समायोजन इस प्रकार होता है कि जो प्राइस है एंड जो क्वांटिटी है वो परिवर्तन संस्थिति बिंदु के उन्मुख होते हैं। और एक इन्होंने बोला था डाइवर्जेंट कॉब बैग, जिसको हम अप बिंदुग मकरचाल कहेंगे, उसकी स्थिति में मांग वक्र जो है वो जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो हमारा बेसिकली लेस इलास्टिक होता है वस्तु की मात्रा में समायोजन और उस प्रकार के उच्चावन की संस्थिति से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। ये जो डायग्राम दिया है इसमें एक संतुलन बताया गया है और हमें जो है ये बताना है कि ये संतुलन जो है वो किस अर्थशास्त्री के द्वारा जो है वो प्रतिपादित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज़ डी, इसका आंसर होगा। ठीक है, एल वॉलरस ने इसको जो है प्रतिपादित किया है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आता है सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था। बहुत बार जो है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये हमें पता ही है कि इसका आंसर जो है वो लियोन वॉलरस ने किया था। और इन्होंने जो है वो युगपत जो है वो प्रणाली दी थी। ये मैंने अभी आपको जो है यहाँ पे बताया इसको, ये वाला क्वेश्चन युगपत समीकरण प्रणाली जो है इन्होंने दी थी। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को आंशिक साम्य विश्लेषण के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल, क्योंकि जो आंशिक सामान्य विश्लेषण के संस्थापक हैं वो अल्फ्रेड मार्शल हैं। इन्होंने बोला कि एक वस्तु में बाजार का विश्लेषण जो है, अगर हमें मार्केट का एनालिसिस करना हो तो उसके लिए आंशिक संतुलन, ठीक है, आंशिक संतुलन की जो टेक्निक है वो सबसे बेस्ट रहती है। तो इनके अनुसार जो है इन्होंने क्या बोला था, इनका जो समीकरण था दैट इज़ dx इज इक्वल टू एफ अपॉन पी एक्स। ठीक है, तो ये इन्होंने इनका जो है समीकरण था। उसके बाद नेक्स्ट आता है साम्य मतलब बैलेंस तथा आंशिक बैलेंस में प्रत्यय संबंधित है क्रमशः। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वी, वालरस और मार्शल ने बोला था ये चीज़। ठीक है, कि इन दोनों में जो है आपस में रिलेशन है, प्रत्यय जो है संबंधित है। सामान्य संतुलन और दूसरा जो है सामान्य संतुलन की अगर विधियों की बात करें ना हम, तो इसमें जो है सामान्य संतुलन के हमारे पास दो विधियां हैं, जिसमें एक आता है वॉलरस का मॉडल और दूसरा आता है लियोनटिंग का आगत निर्गत मॉडल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में केन्स का दृष्टिकोण। तो केन्स का क्या दृष्टिकोण था, इसका राइट आंसर है तुलनात्मक स्थैतिक था। ठीक है, संतुलन विकास से तात्पर्य, तो संतुलन विकास से तात्पर्य है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विकास होता है। इसका जो है वो ए आंसर होगा। पीगू के अनुसार, पीगू ने क्या बोला था, ये थोड़ा सा जो है इसमें हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट पीगू के अनुसार स्थित बैलेंस, जो स्थिर बैलेंस होता है वो किसका उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास जो ऑप्शन है, ठीक है, इसमें ऑप्शन है रखा हुआ अंडा, ठीक है, एक सिर पर टिकाया हुआ अंडा, और जो है इसमें भारी पैंदी वाला जहाज या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा हमारे पास जो है एक ए। ठीक है, क्योंकि ए नहीं आएगा इसमें, सॉरी, इसमें आएगा भारी पैंदी वाला जहाज। ठीक है, क्योंकि जहाज जो है वो पानी पे स्थिर रहता है, अंडा तो यहाँ से सरक सकता है। ठीक है, तो पीगू के अनुसार, पीगू ने क्या बोला था बेसिकली कि जो आर्थिक इकाई है वो स्थिर संस्थिति में तभी होती है जब कोई गड़बड़ी पैदा हो जाए तो तत्काल ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील हो जाएं। तो यहाँ पे तो कोई शक्ति क्रियाशील नहीं होगी, यहाँ पे जहाज में तो कुछ ना कुछ जो है वो एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो प्रारंभिक अवस्था को उन्होंने कंपेयर किया था दैट समुद्र के स्तर पर पड़ा भारी पैंदे वाला जहाज स्थिर संस्थिति में रहता है। उसके बाद जहाज नेक्स्ट आता है अर्थशास्त्र में बैलेंस्ड फर्म की अवधारणा का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था। तो ये किया था रॉबिन्सन ने किसने किया था। ठीक है, तो रॉबिन्सन ने नहीं किया था, ये पीगू ने किया था, पीगू। उसके बाद है नेक्स्ट आता है हमारे पास
मार्शल एवं वॉलरस की तुलना कर उपयुक्त कथन अंकित कीजिए। तो इसमें जो है मार्शल जिसे स्थिर संतुलन मानता है, वॉलरस उसे अस्थिर संतुलन मानते हैं। ठीक है, ये जो है वो इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एक समीकरण दिया है, वॉलरस का सिद्धांत कौन से समीकरण को कहते हैं? तो ये है हमारे पास ये समेशन ए समेशन P1S1 इज इक्वल टू समेशन P1D। ठीक है, ये जो है इसमें समीकरण है हमारा, क्योंकि इस समीकरण का जो नियम है वो बताता है दैट P का मतलब है यहाँ प्राइस, S का मतलब है सप्लाई, D का मतलब है डिमांड। वॉलरस ने क्या बोला था कि जो सभी हमारे बाज़ार होते हैं उसमें व्यक्तिगत क्रेताओं और विक्रेताओं की जो क्रियाओं का वर्णन करते हैं, और उन्होंने युगपत समीकरण इसका दिया था। इस प्रणाली का प्रयोग भी इन्होंने फर्स्ट टाइम किया था और कहा था कि सभी वस्तुओं और जो साधन होते हैं उनकी कीमत होती है, जो प्राइस होती है और जो क्वांटिटी होती है, उनकी मात्राएं एक साथ निर्धारित की जा सकती हैं। आंशिक संतुलन दृष्टिकोण किसे कहते हैं? तो आंशिक संतुलित दृष्टिकोण को जो है वो मार्शल ने इसको दिया था और इसको मार्शलियन दृष्टिकोण भी कहते हैं। यदि मांग वक्र का ढाल पूर्ति वक्र के ढाल से कम है तो संतुलन कैसा होगा? तो इस केस में जो है वो हमारा संतुलन जो है वो प्रावेगिक संतुलन होगा, क्योंकि ये जो कॉबवेब का जो थ्योरी है उसमें इस चीज़ को जो है वो बताया गया है।